Come in, sir. कम इन। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. गुड sir. आफ्टरनून। बैठ जाइए शानो। Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर मेरा पूरा नाम शानू चौधरी है। सर मैं बालाघाट से हूँ। सर मैं कृषक परिवार से हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा सर मेरे गांव के विद्यालय से पूर्ण हुई है। सर इसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज बालाघाट से सर पूर्ण किया है। सर स्कूल और कॉलेज के दौरान मैंने रेड क्रॉस और एनएसएस के साथ सर वॉलंटियर के रूप में भी मैंने कार्य किया है। और सर मुझे खुशी होती है बताते हुए कि मध्य प्रदेश शासन की एक योजना माँ तुझे प्रणाम के तहत सर मुझे भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर यात्रा पर भी जाने का मौका मिला था। और सर मुझे लेखन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार भी सर प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे। यस सर। और सर भजन गाना और पवारी लोक गायन करना में मेरी रुचि है। अच्छा। और राज्य सेवा परीक्षा में सर ये मेरा पहला प्रयास। अच्छा, कई लोग शानो अपना जन्मदिन बहुत शान से मनाते हैं। यस सर। आपको लगता है ये जो जन्मदिन मनाने का जो दर्शन है ये एक सकारात्मक दर्शन है? यस सर। सर जन्मदिन मनाना वास्तव में एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इसी दिन हमारे माँ बाप हमारा परिचय इस सृष्टि से कराते हैं। तो सर यदि कोई व्यक्ति इसे खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाता है तो सर ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो पहला जन्मदिन मनाया गया होगा, यस सर। उस दिन आपको क्या उपहार मिला या विश्व ने आपको क्या उपहार दिया? यस सर। सर पहला उपहार मेरे माता पिता ने जन्म के साथ ही मुझे दिया। और सर पहला उपहार मुझे माता पिता से सर जो आशीष मिला, आशीर्वाद जो मिला, कि उन्होंने मुझे शायद मेरे लिए ये कामना की होगी कि मैं इस धरती पर आऊँ और कुछ अच्छा करूँ, कुछ बेहतर करूँ, कुछ सकारात्मक करूँ। सर ये मेरे लिए शायद बड़ा उपहार रहा हो। तो आदमी अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ महसूस करता है, लेकिन भारतीय शास्त्रों में पितृ ऋण चुकाने का दायित्व तो डाला गया है, मातृ ऋण का उल्लेख नहीं है, ऐसा क्यों? यस सर। और सर मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। हमारे वैदिक साहित्य में सर पितृ ऋण शब्द का मैम इस्तेमाल किया गया है मैम। लेकिन जब हम कर्ज चुकाने की बात करते हैं और पितृ ऋण की बात करते हैं तो मैम इस ऋण की पूर्ति चूँकि संतान उत्पत्ति के द्वारा होती है। और मैम जब संतान उत्पत्ति है तो माता और पिता सर दोनों ही आवश्यक है। तो सर यहाँ पर जब हम पितृ ऋण कहते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सर माता का भी योगदान है। तो इसका अर्थ सर मतलब आप मान के चल रही है कि पितृ ऋण में मातृ ऋण छिपा हुआ है। यस। ठीक है। उस तरह से एक पितृपक्ष होता है, 15 दिनों का पखवाड़ा होता है, ऐसा कोई क्या मातृपक्ष या पखवाड़ा भी होता है? माफ कीजिए सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है मातृपक्ष नहीं होता है। आपको लगता है कि इसमें परिवर्तन करना चाहिए? सर जहाँ तक अभी सोसाइटी में सर यही मान्यता है, और कभी यदि सर आवश्यक लगता है तो कर सकते हैं। सर अभी वर्तमान में चल रहा है तो किसी को कोई खास दिक्कतें नहीं है, तो सर ठीक है। अच्छा, विश्व इतिहास में एक घटना घटी थी जिसे 9/11 की घटना के रूप में याद किया जाता है। यस सर। क्या है वो घटना? सर 9/11 की घटना 11 सितंबर सर 2001 को हुई थी। सर ये अमेरिका में हुई थी। सर वहाँ पर आतंकवादी हमले हुए थे सर, जिसमें वर्ल्ड प्रसिद्ध मैम 2 बिल्डिंग्स थी उसे गिरा दी गई थी, वर्ल्ड ट्रेड टावर जैसे कहते थे। ठीक है। किसने गिराई थी? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, अलकायदा ग्रुप एक आतंकवादी संगठन है सर वैश्विक स्तर पर, सर उसके द्वारा गिरा दी गई थी। अच्छा। हवाई हमले हुए थे सर आतंकवादी उसके तहत। आपसे ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? सर क्योंकि मेरा जन्म दिवस 11 सितंबर है सर, उसे 9/11 इस पे हुए थे। तो आपको क्या लगता है ये आपको उपहार के रूप में मिला था उस दिन? नहीं सर, ये उपहार के रूप में नहीं सर, बस ये एक घटना थी जो कि सर सुनने में नकारात्मक महसूस होती है, लेकिन सर इससे एक नया अनुभव और एक सीख मिली है कि सर वैश्विक आपने उल्लेख किया कि आपने भारत बांग्लादेश बॉर्डर का भ्रमण किया। यस सर। भारत सरकार की तरफ से। भारत बांग्लादेश संबंध बड़े सुखद दौर से गुजर रहा है पिछले 10-15 वर्षों से। यस सर। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में पिछले 1 महीने में कुछ इरिटेंट्स अर्थात कुछ नाराजगी वाली बातें भी उभर रही हैं। क्या विषय है? माफ कीजिए सर, मुझे वर्तमान भारत बांग्लादेश की पिछले 1 महीने की घटनाओं के बारे में सर जानकारी नहीं है। भारत म्यांमार संबंधों में थोड़े तनाव आए हैं, उसके क्या कारण है? यस सर। सर हाल ही में म्यांमार सरकार ने सर भारतीय सैनिकों को वहाँ से सर मतलब आउट करने का सर निर्देश जारी किया था सर। इस वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ था सर। फिर प्रधानमंत्री मोदी सर मतलब उनके निर्देश से सर फिर बाद में स्थितियाँ सामान्य हो पाई थी। यस। अच्छा, आपने उल्लेख किया कि आप बालाघाट की रहने वाली हैं। यस सर। बालाघाट एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 2 प्रांतों से लगती हैं। यस सर। बता सकती है कौन कौन से प्रांत से? सर
छत्तीसगढ़ से, और सर महाराष्ट्र से हमारी सीमाएं लगती है। अच्छा, महाराष्ट्र से जो सीमा लगती है वो महाराष्ट्र के किस जिले से लगती है? सर महाराष्ट्र के 2 जिले से लगती है, एक भंडारा से और एक गोंदिया से लगती है सर। और छत्तीसगढ़ के किस जिले से सीमा लगती है? सर छत्तीसगढ़ से भी 2 जिले से लगती है सर, राजनांदगांव और कवर्धा से लगती है सर। और इस वजह से बालाघाट में कुछ समस्याएं प्रवेश कर जाती हैं। यस सर। कौन कौन सी समस्याएं? सर पहली समस्या है कि सर अवैध स्मगलिंग वहाँ पर देखी जाती है, और सर दूसरी समस्या सर नक्सलवाद समस्या काफ़ी सर सीमांत क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर देखी जाती है। यस। अच्छा, तो बालाघाट के अलावा मध्य प्रदेश के और कितने जिले हैं जिसकी सीमाएं महाराष्ट्र से लगती हैं? सर 9 जिले हैं सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। यस। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। शानू जी, बालाघाट से आती हैं आप। यस मैम। बालाघाट में कितनी तहसीलें हैं? मैम बालाघाट में वर्तमान में 11 तहसील 11 तहसीलें हैं जी। ठीक है, ये बताइए कि और विधानसभा सीटें कितनी हैं? मैम 6 विधानसभा 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर महिलाएं विधायक हैं अभी फिलहाल? मैम वर्तमान में एक ही महिला यस मैम, एक ही महिला। और सांसद कौन है? सांसद मैम श्री ढाल सिंह बिसेन जी हैं, अभी वर्तमान में अब चुनाव होने वाले हैं। ठीक है जी। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? मैम बालाघाट में करीबन 8 प्रतिशत लाख में बताइएगा। मैम प्रतिशत में करीबन 51%। 51%, Yes, मतलब 50% से थोड़ी ज़्यादा है। यस मैम। और उसके बाद भी प्रतिनिधित्व के स्तर पर सिर्फ एक महिला दिखती है विधायक, जैसा आपने बताया। यस मैम। आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति क्यों है? महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर उतनी क्यों नहीं है बालाघाट में? यस मैम, मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। मैम जहाँ तक चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, तब मैम वहाँ पर भी महिलाएं भी खड़ी हुई थी। मैम अब उनके मैम प्रियता के आधार पर जब चयन हुआ, तब मैम देखा गया कि वहाँ पर उस क्षेत्र में शायद पुरुष प्रतिनिधि अधिक लोकप्रिय थे। मैम इस वजह से उनका जीत का प्रतिशत कम है। लेकिन मैम वर्तमान में अब धीरे धीरे महिलाएं आगे बढ़ रही है। और मैम आपको नहीं लगता है कि एक्चुअली स्वीकार्यता थोड़ी कम है? अभी हमारा समाज ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि महिलाएं प्रतिनिधित्व दे सकती हैं उतना बेहतर। मैम कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है कि वो स्वीकार करने में मैम पितृसत्तात्मक सोच के कारण एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं मैम। लेकिन हम पिछला थोड़ा अनुभव करते हैं पिछले कुछ सालों से, तो मैम अब धीरे धीरे सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है और महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो अभी जो टिकट वितरण हुआ है, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, कितनी महिलाओं को टिकट मिला है आपके बालाघाट में? मैम हमारे बालाघाट में अभी 1 महिला को टिकट मिला है। 1 महिला को टिकट दिया। इसका मतलब राजनीतिक दलों के स्तर पर भी आपको कमी दिखती है? जिस मैम कुछ स्तर पे अभी उतनी समानता। ये बताइए कि महिलाओं को, इसीलिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए एक आरक्षण का अधिनियम लाया गया, उसको क्या नाम दिया गया और कब पारित हुआ वो? मैम इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से हम जानते हैं। और मैम इसे हाल ही 2024 में ही 26 जनवरी के दिन मैम जब नई संसद जब आयोजित हुई थी, तब पहला अधिनियम यही पारित हुआ था। अच्छा, और इस पे क्या सीमाएं हैं? सीमाएं क्या हैं इसकी? यस मैम जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैम, ये 15 वर्ष तक के इसे मान्यता दी गई है इस अधिनियम को। जब स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी तो मैम शायद आरक्षण के बारे में होगा। मैम 2029 में जब परिसीमन हो जाएगा मैम, उसके बाद से ये 29 में, माफ कीजिए मैम, 2026 में जब परिसीमन हो जाएगा तब उसके बाद 2029 से ये अधिनियम लागू हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ये बताइए, आपने चारवाक दर्शन भी पढ़ा होगा? यस मैम। पढ़ा है? यस मैम। कुछ पूछा जाए उससे? यस मैम, मैं प्रयास करूँ। जिसमें ये कहा गया है कि चारवाक दर्शन, चारवाक फिलॉसफी से आप क्या समझ विकसित किया आपने? मैम जहाँ तक मैंने चारवाक ऋषि को पढ़ा है, उनके दर्शन को पढ़ा है, वे कहते हैं कि वर्तमान में हमें जीना चाहिए। जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका वर्तमान में उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही जीवन ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और जो आनंद हमें मिल रहा है यही मोक्ष है। पर उसमें ये भी तो कहते हैं ना, यावत जीवेत सुखिम जीवेत प्रीणम कृत्वा घृतम पिबेत। यस मैम। आपने तो बताया कि जो हम कमा रहे हैं उसी में सुखी रहें, पर इसका अर्थ तो ये निकल रहा है कि लोन लेके भी सुखी रहो। बिल्कुल मैम। कर्जा लेके भी प्रसन्न रहो। क्या वास्तव में चारवाक दर्शन यही कहता है? मैम ये जो पंक्तियां हैं मैम, इसका वास्तविक अर्थ तो यही है कि हम कर्ज लेकर भी हम घी पिए खुश रहें। इन पंक्तियों के आगे की पंक्तियां पढ़ी हैं आपने? यस मैम। हाँ, बताइए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। हाँ, यस। अब बताइए, आप समझाइए। मैम इसका अर्थ ये है कि जब तक आप जी रहे हैं आप खुशी से जिए। यदि आपको मतलब ऋण लेकर भी आप घी पी सकते हैं, और ये देह जल्दी ही भस्म हो जाएगा और पुनः नहीं आएगा, इसीलिए आपको वर्तमान में सहमत हैं आप इस फिलॉसफी से? और फिर लोन आप जिनसे लेंगी वो आपके घर आएंगे वसूली करने, फिर क्या करेंगी? यस मैम।
मैम जहाँ तक चारवाक कृषि को हम पढ़ते हैं मैम, सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि इसके एक पक्षी दर्शन को ही मैम मान्यता दी जाती है कि हाँ। हम बस सुख की ओर बढ़े, लेकिन मैम उनका दूसरा पक्ष ये था कि वर्तमान में हम जीना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए, आपको ये पवारी लोक गायन पसंद है? यस ये मैम। आपके क्षेत्र की विशेषता है? यस मैम। आप मुझे सुना सकती हैं कुछ? जी मैम। सुनाइए। मैम ये जो मैं पंक्तियाँ आपको सुना रही हूँ मैम, ये पवारी में है, और ये जब किसान जब अपने कृषि त्यौहार शुरू करते हैं तो मैम उन्हें उत्साहवर्धन करने के लिए मैम ये गाना हम लोग गाते हैं, पवारी भजन गाते हैं। जैसे मैम इसकी 2 लाइनें इस प्रकार है। तीज को त्योहार आयो, तीज को त्योहार आयो, किसानी को भार छायो, गाड़ो जूप ले। तीज को त्योहार आयो, किसानी को भार छायो, गाड़ो जूप ले। भर की खाद किया पेटी, बांधी माँ फेंक दे, बांधी माँ फेंक दे। भर की खाद किया पेटी, बांधी माँ फेंक दे, बांधी माँ फेंक दे। बढ़िया। कृषि को सेलिब्रेट करने के लिए इसको मतलब, कृषि को सेलिब्रेट करने वाले और कोई उत्सव मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं? मैम उत्सव से आपका हाँ, उत्सव मनाए जाते हैं ऐसे कोई? यस मैम। हाँ। मैम हमारे क्षेत्र में पोला और नारबोद, हरेली, जीवती। और इसके अलावा आपके क्षेत्र से बाहर? यस मैम। मैम हमारे क्षेत्र से बाहर मैम नवान्न पर्व मनाते हैं मैम, और बुंदेलखंड में बहुत सारे मैम मनाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। शानू, यस सर। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, बहुटी जलप्रपात है सर, रीवा में। लगभग कितनी ऊंचाई होगी इसकी? सर 198 मीटर है। ठीक है, आप हमें ये बताइए, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में और कुछ प्रमुख जलप्रपातों के नाम बताइए, और वो किन नदियों पर स्थित हैं? सर चचाई जलप्रपात है जो बीहड़ नदी पर है सर। इसके साथ ही सर कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी पर सर बहुत सारे जलप्रपात हैं, जिसमें डचेस फॉल पचमढ़ी में नर्मदा नदी पर है, बी फॉल, अप्सरा फॉल सर पचमढ़ी में ही है सर, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी में ही है सर, खरगोन में है, मानधाता जलप्रपात सर खंडवा में ही है। ठीक है, आप हमें ये बताइए, एक जलप्रपात और एक झरने में क्या अंतर होता है? यस सर, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ सर, झरने छोटे होते हैं और सर जलप्रपात उसी का एक बड़ा रूप होता है, और सर जो झरने में सर जो प्रवाह होता है ये सर प्रवाह एकदम सीधा नहीं होता है सर, जबकि जलप्रपात में हम देखते हैं तो उसका प्रवाह एकदम ऊर्ध्वाधर से एकदम नीचे पानी गिरता है उसमें सर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है सर, कर्नाटक में। कर्नाटक में? जी सर। ठीक है, कितनी ऊंचाई होगी लगभग? माफ कीजिए सर, मैं डेटा अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, आयुष से आप क्या समझती हैं? सर आयुष एक चिकित्सा पद्धति है सर, प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जो सामान्यतः सर प्राकृतिक वस्तुओं, प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित होती है सर, और वर्तमान में इसमें आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथिक, सिद्धा, और हाल ही में सर सोवा रिक्पा को भी इसी में शामिल किया गया है। एक और है आयुष का फुल फॉर्म, सब कुछ आपने बता दिया, एक रह गया, कौन सा रह गया? सर शायद यूनानी मुझसे छूट गया, और प्राकृतिक चिकित्सा भी है सर। ठीक है, हाँ बताइए, सोवा रिक्पा के बारे में आप बता रही थी। यस सर। सर सोवा रिक्पा को हाल ही में 2010 में सर हमने आयुष में शामिल किया है, और ये सर दार्जिलिंग और जम्मू कश्मीर व लद्दाख वाले क्षेत्रों में भी सर मिलता है सर। इसके जो सिद्धांत होते हैं सर आयुर्वेद की भांति ही होते हैं। ठीक है। यस सर। और इसे आप हमें ये बताइए, ये आयुष किस मंत्रालय के अंडर आता है? सर ये स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष विभाग के तहत आता है। ठीक है, और अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? माफ कीजिए सर, मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? माफ कीजिए सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ा था सर मैं याद नहीं। कोई बात नहीं, आप हमें ये बताइए कि अब कुछ समय हो चुका है जब पूरे विश्व ने कोरोना की महामारी की मार झेली थी। जी सर। उस समय भारत में कौन सी वैक्सीन प्रमुख रूप में उपलब्ध थी? सर भारत द्वारा ही निर्मित सर कोवैक्सीन प्रसिद्ध थी, और सर उस समय कोविशील्ड भी आई थी, तो इसमें भारत ने और दूसरे अन्य देशों ने मिलकर बनाया था। और इसी टाइम पे सर स्पुतनिक 5 जो रसिया ने बनाया था सर, ये 3 वैक्सीन मुख्यतः हम लोग यूज़ कर रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, आमतौर पर वैक्सीन बनाने में एक लंबा समय लगता है, लगभग 10 वर्षों से ज़्यादा का समय लगता है, बट उस समय एक बहुत तेज़ गति में वैक्सीन का निर्माण हुआ, स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ। कैसे संभव हो पाया था ये कि 1 साल से भी कम समय में भारत ने अपनी स्वदेशी वैक्सीन डेवलप कर ली थी? सर ये भारतीय इच्छा शक्ति और वर्तमान के जो साइंटिस्ट है सर, उनकी समझ और उनकी सूझबूझ और सर एक साथ काम करने की क्षमता ने सर इस चीज़ को प्रोत्साहित किया, और सर वर्तमान में जो युवा साइंटिस्ट थे सर, उन सबके सहयोग से ही सर हो पाया था ये। ठीक है,
शानू, मेरा अंतिम सवाल आपसे। यस सर। अगर आप एक प्रशासिका बनती हैं जी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी जो स्वास्थ्य से परिस्थितियां हैं उनमें सुधार करने के लिए आप किस प्रकार के कदम उठाएंगी? सर, जहाँ तक मैंने अपने ग्रामीण स्तर पर और अपनी मम्मी चाची सबका सब साथ में रह के जितना मैंने समझ पाई हूँ सर आज तक, सर सबसे पहले मैं अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का प्रयास चलाऊँगी और जिनके तहत उन्हें सर पोषण जागरूकता और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए सर मैं काम करूँगी। इसके साथ ही सर मैं उन्हें ये प्रयास करूँगी कि सर उनका आंगनबाड़ी के साथ जो और आशा कार्यकर्ता के साथ जो एक समन्वय है, एक संपर्क है सर, उनके बीच में किसी प्रकार का अंतर न रहे, मैं इसके लिए प्रयास करूँगी। साथ ही सर महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या सर माहवारी के दौरान सर सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर होती है। सर एक ऐसी समस्या जिसके कारण महिलाओं की अन्य समस्याएं भी जन्म लेती है। सर मैं प्रयास करूंगी कि उन तक इनकी पहुंच हो और इनके लिए प्रयास किए जाएं। और साथ ही सर महिलाओं को सर स्व सहायता समूह यदि उनके हैं तो उसके माध्यम से भी सर मैं प्रयास करूंगी। हाल ही में सर वर्तमान सरकारें और प्रशासन भी सर इसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो सर जो भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएँ चल रही है सर, मैं महिलाओं को उसके लिए जागरूक भी करूंगी कि वो उनके प्रति अपनी भागीदारी निभाएं और काम करें। शानू, महिलाओं में और विशेष तौर पर किशोर अवस्था में जो हैं उनमें मैल न्यूट्रिशन और अनीमिया जैसी स्थितियां हैं, तो इनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के संदर्भ में जैसे सर मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी इसके लिए योजनाएं चलाई है, जिसमें सर आहार अनुदान योजना सर मुझे अभी याद आ रही, जो कि जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को आहार के लिए सर प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जाते हैं। सर इसके साथ ही सांस अभियान, पंख अभियान सर शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और साथ ही सर साझा चूल्हा योजना के द्वारा भी जनजातीय महिलाओं को सर पोषण आहार दिए जा रहे हैं। और साथ ही सर मंगल दिवस योजना सर 2007 में शुरू हुई थी। सर इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी सर प्रति मंगलवार उन्हें एक पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सर केंद्र की भी एक योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। और अनीमिया मुक्त भारत के बारे में आपने सुना है? यस सर। क्या है ये स्कीम? सर इस स्कीम के तहत हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग भारत में महिलाओं के सर एनीमिया के जो समस्या है सर उसे हम दूर करें और उन्हें सर स्वास्थ्य के लिए उनके लिए काम करें। ठीक है शानू, मेरा अंतिम सवाल। यस सर। अनीमिया से ही रिलेटेड एक विशेष प्रकार की स्थिति होती है जिसे सिकल सेल अनीमिया कहा जाता है। यस सर। क्या होता है ये? सर सिकल सेल एनीमिया बेसिकली सर रक्त संबंधी एक अनुवांशिक रोग है। सर इसमें आरबीसी का आकार जो होता है सर ये हंसिया के आकार का हो जाता है। सर इसके आकार की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता और सर जिस क्षेत्र में ब्लड नहीं पहुंच पाता वहाँ पर सर बहुत तेज पेन होने लगता है। यस सर, तो इसे हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं सर। तो क्या ये बीमारी फैलती भी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को? सर ये चूँकि अनुवांशिक है तो सर माता से ये बच्चों में फैलने की इसकी संभावना होती है। ठीक है, शुक्रिया। शानू, यस सर। भारत सरकार $5 ट्रिलियन जीडीपी का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रही है। यस सर। एक तो सवाल का जवाब ये बताइए कि आखिर जब रुपया हमारी देशी मुद्रा है तो हमने अपने राष्ट्रीय लक्ष्य का उपयोग तय करने के लिए अमेरिकी मुद्रा का उपयोग क्यों किया? क्या हम अमेरिका के अधीनस्थ होते जा रहे हैं? सर बिल्कुल, मैं आपके सब बात का समर्थन करती हूँ। सर जब हम डॉलर के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है, लेकिन सर हमने जो हमारे जीडीपी के मापन के लिए हम सबने सर जो डॉलर ट्रिलियन शब्द का इस्तेमाल किए हैं सर, मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ सर इसका एक वैश्विक संदर्भ में हम अपने भारत के जीडीपी को सर किस स्तर पर है ये एनालिसिस करने के लिए सर हमने इस चीज़ का डॉलर का सर हमने यूज़ किए। क्योंकि सर वर्तमान में हम देखते हैं तो डॉलर एक वैश्विक मुद्रा है। सर डॉलर का इस्तेमाल किसी देश के जीडीपी के लिए करते तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि किस देश की क्या स्थिति वर्तमान में है। यस सर। सर अभी रुपया ने इस चीज़ पर अपना महत्व हासिल नहीं किया है सर, इसीलिए हमने इस्तेमाल किए हैं डॉलर। ठीक है, तो ये बताएं कि अगर हम इसको रुपये में रूपांतरित करके देखना चाहें यस सर, तो $5 ट्रिलियन जीडीपी का लक्ष्य रुपये में कितना बनेगा? सर 5 ट्रिलियन का जहाँ तक 50 लाख करोड़ बनेगा सर। पक्का? जी। कैसे निकाला आपने 50 लाख करोड़? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 1 ट्रिलियन के बराबर 1 लाख करोड़ होता है। माफ़ कीजिए सर, 5 ट्रिलियन का 5 लाख करोड़ होगा। 5 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा? सर आपने रुपया में मुझसे पूछा था, हाँ। इसलिए सर 1 ट्रिलियन डॉलर के बराबर 5 लाख करोड़ हो जाएंगे। 1 ट्रिलियन? यस सर। ठीक है, तो 5 ट्रिलियन कितना होगा? माफ़ कीजिए सर, 1 ट्रिलियन डॉलर बराबर 1 लाख करोड़ होता है, तो 5 ट्रिलियन डॉलर बराबर 5 लाख करोड़ हो जाएंगे। पक्का? यस सर, अब मैं क्लियर हूँ। अच्छा, 1 ट्रिलियन में बिलियन कितने होते हैं? माफ़ कीजिए सर, यहाँ मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है।
1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है और 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, तो ये तो आप सही कह रही हैं कि 1 ट्रिलियन बराबर 1 लाख करोड़ होता है। यस सर।